एलन ने माना कि यह बात उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि साथ ही साथ उसे यह अच्छा भी लगने लगा था। उस रात वुल्फ सोल्जर्स अपनी तलाश जारी रखे हुए थे। जेरार्ड की हालत को देखते हुए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। तभी एक भेड़िए की नजर किसी चीज पर पड़ी। उन्होंने जेरार्ड को ढूंढ लिया था। उसी समय एक आवाज जेरार्ड से बोली कि उसके पास अपने विचारों को सुलझाने के लिए काफी समय रहा होगा। एक छायामय व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? जेरार्ड ने अपना हाथ जमीन पर रख दिया। अचानक काला धुआं जैसा ब्लैक मिस्ट उसके आसपास से फूट पड़ा और तेजी से फैल गया। वो आगे बढ़ रहे वुल्फ सोल्जर्स के ऊपर से गुजर गया। फिर जेरार्ड ने आदेश दिया, सूख जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, वुल्फ सोल्जर्स की जीवन शक्ति खिंचने लगी। उनके शरीर सूखने लगे और देखते ही देखते वे सभी गिर पड़े। और बस ऐसे ही जेरार्ड ने उन सबको हरा दिया। अपनी मौजूदा हालत में वो एक बेहद बुरी स्थिति में था। आखिरकार उसने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। ये देखकर वो रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया। मुस्कुराते ही उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे। फिर उसने कहा, अब फिर से शुरुआत करने का समय आ गया है, इस बार उस अंत तक पहुंचने के लिए जो पहले वाले अंत से अलग होगा। कुछ दिनों बाद आखिरकार कैटलिन को होश आ गया। जेरार्ड की वजह से क्रिस वापस मेन पैलेस लौट गया और उसके अगले ही दिन वे लोग अमिता को ढूंढने के लिए स्पाइडर फॉरेस्ट की ओर रवाना हो गए। उनका मार्गदर्शन रॉबिन नाम का एक आदमी कर रहा था। उसने बताया कि आगे मौजूद ट्विन ब्रिजेस तक पहुंचने के बाद उन्हें अपनी सवारी से उतरना होगा और बाकी रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। रॉबिन एक बोअर लायनथ्रोप था, जिससे रवाना होने से पहले क्रिस ने उनका परिचय करवाया था। शोत्रा ने उससे पूछा कि स्पाइडर फॉरेस्ट आखिर कैसा है। उसने ये भी पूछा कि क्या वो पहले उस तरफ कभी गया है, तो रॉबिन ने हां में जवाब दिया। रॉबिन ने जवाब दिया कि वो लगभग आधा साल पहले एक बार वहां जा चुका है। उसके अनुसार उस समय वहां सब कुछ उम्मीद के मुताबिक शांत था। उसने कहा कि वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह थी, इतनी शांतिपूर्ण कि वहां जंगली जानवर तक नहीं थे, यहां तक कि कोई मॉन्स्टर भी नहीं था। लेकिन शुत्रा को वही शांति कुछ अजीब लगी। उसे महसूस हुआ कि इस शांति में कुछ गड़बड़ है। काफी लंबे समय बाद वो पहली बार ऐसी शांति का अनुभव कर रहा था। जब वे आखिरकार जंगल में पहुंचे तो उनके सामने एक अजीब दृश्य था। चारों तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। जिधर भी नजर जाती वहां हड्डियां ही दिखाई देती थी। ये देखकर रॉबिन हैरान रह गया। उसने पूछा, यहां आखिर हुआ क्या है? लेकिन शुत्रा को कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पहले से ही पता था कि ये जगह इतनी शांतिपूर्ण नहीं हो सकती। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि इस बार उनके सामने कैसी मुसीबत आने वाली है। जंगल के बीच मौजूद एक खुली जगह पर पूरा समूह फैला हुआ खड़ा था। सभी एक ही दिशा में देख रहे थे और पूरी तरह सतर्क थे। जमीन टूटी हुई शाखाओं और बिखरी हुई हड्डियों से ढकी हुई थी। ग्रीनविंड जंगल के गार्डियन स्पिरिट की मौजूदगी महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी शक्ति बेहद कमजोर हो चुकी थी। इसी वजह से स्पिरिट्स चिंतित थीं कि स्पाइडर फॉरेस्ट का गार्डियन स्पिरिट जल्द ही गायब हो सकता है। शुत्रा ने रॉबिन से पूछा, क्या स्पाइडर फॉरेस्ट का भी कोई गार्डियन स्पिरिट है? रॉबिन ने जवाब दिया कि पुरानी कहानियों में उसका जिक्र मिलता है। एक ऐसी किंवदंती थी जिसमें कहा जाता था कि जंगल के बिल्कुल केंद्र में एक विशाल मकड़ी रहती है। ये सुनकर शुत्रा सोच में पड़ गया। फिर उसने कराक को निर्देश दिया कि वो लायनथ्रोप्स को यहां की स्थिति के बारे में जानकारी दे। कराक तुरंत वहां से चला गया। ग्रीनविंड ने महसूस किया कि जंगल के केंद्र में बहुत शक्तिशाली मैजिक मौजूद थी, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि वो मैजिक नष्ट हो चुकी थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि जंगल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात हो गई और समूह ने वहीं कैंप लगा लिया। शुत्रा ने सबको ग्रीनविंड की बताई हुई बातें समझाईं। उसने बताया कि गार्डियन स्पिरिट की ऊर्जा लगातार कमजोर होती जा रही है। फिर उसने पूछा, अगर गार्डियन स्पिरिट गायब हो जाए तो क्या होगा? फेलिसिया ने समझाया कि किसी गार्डियन स्पिरिट के गायब होने के दो तरीके होते हैं। पहला, जब गार्डियन स्पिरिट खुद ही नष्ट कर दिया जाए। दूसरा, जब वो सोर्स ही गायब हो जाए जिसकी रक्षा करने के लिए गार्डियन स्पिरिट अस्तित्व में आया था। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस ओरिजिन से गार्डियन स्पिरिट प्रकट हुआ था, अगर वही खत्म हो जाए तो गार्डियन स्पिरिट भी गायब हो सकता है। फेलिसिया ने आगे कहा कि भले ही ग्रीनविंड देखने में छोटी लगती हो, लेकिन वो काफी उच्च स्तर की गार्डियन स्पिरिट है। इसलिए अगर उसका सोर्स नष्ट भी हो जाए तो उसकी शक्ति जरूर कमजोर होगी, लेकिन उसके पूरी तरह नष्ट होने की संभावना कम है। हालांकि ज्यादातर गार्डियन स्पिरिट्स इतने भाग्यशाली नहीं होते। उनका सोर्स नष्ट होते ही वे भी उसके साथ गायब हो जाते हैं। आमतौर पर डंजन्स और रून्स में मिलने वाले आर्टिफिशियल गार्डियन स्पिरिट्स के साथ यही होता है।
सीधी बात यह थी कि स्पाइडर फॉरेस्ट का गार्डियन स्पिरिट इसलिए कमजोर हो रहा था क्योंकि उसके सोर्स को नुकसान पहुंचा था। इतना कहने के बाद फिलिजिया अचानक रुक गई। उसका ध्यान आसमान की ओर चला गया था। उसे वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। चांद का रंग सामान्य नहीं लग रहा था। उसका रंग कुछ बदला हुआ और अजीब सा दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई इस बारे में कुछ कह पाता, सभी अचानक चौंक गए क्योंकि कैटलिन ने अचानक हमला कर दिया था। कैटलिन के हमला करते ही शुत्रा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे काबू में कर लिया। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? उसने उसे पकड़कर झकझोरा और बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश की। लेकिन तभी सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। बाकी लायनथ्रॉप्स भी अजीब तरह से व्यवहार करने लगे थे और इस बार उनका निशाना कराक था। कराक घबरा गया। वो उन पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को क्या हो गया है? होश में आओ। वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी फेलिसिया ने एक तेज चमकती रोशनी का एक विस्फोट छोड़ दिया। उस अंधा कर देने वाली रोशनी ने कुछ पलों के लिए लायनथ्रॉप्स का हमला रोक दिया। लेकिन सच तो ये था कि फेलिसिया खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। उसी समय डैफ्नी ने बात की। उसने बताया कि ये मैडनेस स्पिरिट का प्रभाव है। फिर उसने तुरंत एक स्पेल इस्तेमाल किया। लायनथ्रॉप्स के शरीरों को ढके हुए बैंगनी धुएं जैसे पर्पल मिस्ट को उसने जबरदस्ती अलग कर दिया। जैसे ही वो पर्पल मिस्ट हटाया गया, सभी लायनथ्रॉप्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। शुत्रा तुरंत कैटलिन के पास गया और उसकी हालत देखी। जांच करने के बाद उसने पुष्टि की कि वो अब सामान्य हो चुकी है। कराक ने तुरंत पूछा, अभी आखिर हुआ क्या था? डैफ्नी ने जवाब दिया, फिलहाल हमने उन स्पिरिट्स को भगा दिया है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हमें जितनी जल्दी हो सके सोर्स को ढूंढना होगा। तभी अचानक एक जोरदार धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। जमीन तक हिल गई। कराक ने चौंक कर पूछा, वो क्या था? डैफ्नी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, डिफेंसिव बैरियर टूट चुका है। उधर कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। उसी समय ग्रीनविंड ने शुत्रा को चेतावनी दी। उसने बताया कि इल्यूजन और रियलिटी एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगे हैं। उस स्पिरिट की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अब ये पहचानना मुश्किल होता जा रहा था कि आखिर क्या असली है और क्या नहीं। ये सुनकर शुत्रा बस दबी आवाज में गाली बड़बड़ा सका। स्थिति हर पल और खराब होती जा रही थी। तभी अचानक चारों तरफ से मॉन्स्टर्स निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे कहीं से भी प्रकट हो रहे हों। शुत्रा ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ। फिलहाल उनके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक विशाल भालू मॉन्स्टर सीधा उनकी ओर झपटा। शुत्रा आगे बढ़ा और फिस्ट ऑफ एक्सप्लोजन से उसे जोरदार मुक्का मारा। भालू हवा में उछल गया और दूर जा गिरा। दूसरी तरफ कराक और ड्लेया आगे बढ़ते मॉन्स्टर्स को पीछे धकेल रहे थे। फिलिसिया लगातार मैजिक छोड़ रही थी, जो एक साथ कई दुश्मनों पर गिर रही थी। कुछ ही पलों में पूरा इलाका युद्ध भूमि बन गया। लेकिन समस्या ये थी कि मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे लगातार आते ही जा रहे थे। लड़ाई के बीच शुत्रा ने ग्रीनविंड को आवाज दी। उसने उसका नाम छोटा करके GW रख दिया। GW, ऊपर उड़कर देखो और बताओ कि वहां क्या हो रहा है। ग्रीनविंड तुरंत नाराज हो गई। मेरा नाम GW नहीं है। उसने शिकायत तो की, लेकिन फिर भी आदेश मान लिया। वो तुरंत ऊपर की ओर उड़ गई। ग्रीनविंड हवा में उछली और उसका शरीर हरे प्रकाश से चमकने लगा। और ठीक उसी क्षण नीचे जमीन से एक विशाल नीवी रोशनी की किरण फूट पड़ी और सीधे आसमान की ओर जा पहुंची। आसमान में टकराती हुई एनर्जीज की चमक से पूरी रात जगमगा उठी और उस नीली बीम के सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। ग्रीनविंड वहीं की वहीं रुक गई। उसे वो किसी जायंट जैसी लगी। जमीन लगातार कांप रही थी। शुत्रा मन ही मन बड़बड़ाया, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। तभी कराक चिल्लाया, लगता है और भी आ रहे हैं। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर्स पीछे हटने लगे। सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, लेकिन मॉन्स्टर्स के पीछे हटते ही सबने राहत की सांस ली। तभी शुत्रा को किसी के पास आने का एहसास हुआ। वो तुरंत सतर्क हो गया। वहां कौन है? अचानक कोई चीज उड़ती हुई आई और सीधे कराक के सिर से टकरा गई। वो चीज जमीन पर गिरकर लुढ़कने लगी। जब शुत्रा ने उसे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो एक रैकून था। रैकून उठकर खड़ा हुआ और नाराज होकर बोला, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना शानदार हूं? उसकी बात सुनकर डैफ्नी, शुत्रा और कराक तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर रैकून ने गर्व से सीना फुलाकर कहा, मेरा नाम अमिता है। मैं वो आर्टिजन हूं जो लास्ट फ्लेम की रक्षा करता है। शुत्रा को यकीन ही नहीं हुआ। ये अमिता है। अमिता तुरंत नाराज हो गया, क्या तुम्हें दिक्कत है कि मैं एक रैकून हूं? शुत्रा ने जल्दी से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में नाइट सागा में अमिता का अपीयरेंस हमेशा बदलता रहता था। कभी वो इंसान होता था, कभी किसी जानवर का रूप ले लेता था। फिर अमिता ने पूछा, तो तुम लोग कौन हो?
शूत्रा ने अपना और फेलिसिया का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वो स्वॉर्ड लॉर्ड ईशागार्ड के रिकमेंडेशन पर उसे ढूंढने आए हैं। फेलिसिया ने विनम्रता से माफी भी मांगी कि वो उसे पहले पहचान नहीं पाई। फिर उसने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है? अमिता ने नाक सिकोड़कर आवाज निकाली, लेकिन मजेदार बात यह थी कि उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। लग रहा था कि वो फेलिसिया को जवाब देने के लिए तैयार है। उसने कहना शुरू किया, कुछ महीने पहले मैं स्पाइडर फॉरेस्ट के सेंटर में रहने आया था। मुझे अपने काम के लिए कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करने थे। मैंने सोचा था कि यहां लगभग आधा साल और रहूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन तभी पर्पल डेथ एनर्जी से घिरा हुआ एक ग्रुप स्पाइडर फॉरेस्ट में घुस आया। पर्पल डेथ एनर्जी का नाम सुनते ही शूत्रा एकदम रुक गया। अमिता ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, लगता है तुम जानते हो कि वे लोग कौन हैं? शूत्रा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं पहले उनसे लड़ चुका हूं। जब मैं एंगल प्लेन्स के गार्डियन स्पिरिट की रक्षा कर रहा था तब उनका सामना हुआ था। यह सुनकर अमिता बोला, तो लगता है यही उनका काम है। शूत्रा ने तुरंत पूछा, तो क्या तुम भी स्पाइडर फॉरेस्ट के गार्डियन स्पिरिट की रक्षा कर रहे हो? अमिता ने माना कि उसका उस गार्डियन स्पिरिट पर कुछ एहसान नहीं, बल्कि उल्टा वो खुद उसका काफी एहसानमंद था। उसने कहा कि वो उस गार्डियन स्पिरिट का कई बार कर्जदार रह चुका है। इसके अलावा एक लैंथ्रोप भी नियमित रूप से इस इलाके की पेट्रोल करता था। अमिता को लगा था कि अगर वो एक बैरियर बना दे और कुछ समय तक टिके रहे तो बाकी काम लैंथ्रोप संभाल लेगा। शूत्रा ने पूछा, किस तरह का बैरियर? तभी ग्रीनविंड ने कहा, मैंने जो देखा था पहले वो देख लो। अगले ही पल सबने उसकी यादें देखीं। एक विशाल जायंट के सामने से एक जबरदस्त बीम आसमान की तरफ उठ रही थी। फिर उस जायंट ने अपना मुक्का भींचा और सीधे उस बीम पर घूंसा मार दिया और अविश्वसनीय रूप से पूरी बीम वहीं की वहीं जम गई, जैसे बर्फ बन गई हो। ये दृश्य देखकर शूत्रा की आंखें फटी रह गईं। ग्रीनविंड ने अमिता से कहा, बैरियर टूट चुका है। अमिता ने जवाब दिया, अभी एक बैरियर और बाकी है। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। असल समस्या कुछ और है। जो लोग बहुत लंबे समय से लास्ट फ्लेम का पीछा कर रहे थे, उन्होंने अब एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। जंगल के ऊपर दिखाई देने वाला हरा चांद और फॉरेस्ट के बजर्ग स्पिरिट्स, ये सब उन्हीं की वजह से है। डैफ्नी ने पूछा, आखिर वे लोग हैं कौन? अमिता ने समझाना शुरू किया, वे कभी गार्डियन स्पिरिट्स हुआ करते थे, लेकिन अब वे पागल हो चुके नेचुरल स्पिरिट्स बन चुके हैं। उसने बताया कि बहुत समय पहले उन्होंने अपना ओरिजिन खो दिया था और ओरिजिन खोने के बाद वे धीरे धीरे मैडनेस में डूब गए। अब उन्हें विश्वास था कि अगर वे लास्ट फ्लेम को अब्सॉर्ब कर लें तो वे फिर से वैसे बन सकते हैं जैसे पहले हुआ करते थे, अपने होश और अपनी असली पहचान वापस पा सकते थे। समस्या ये थी कि उन्होंने पर्पल डेथ एनर्जी वाले समूह के साथ गठबंधन कर लिया था और दोनों पक्षों ने मिलकर जो भी किया था उससे उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। इसी वजह से स्पाइडर फॉरेस्ट के गार्डियन स्पिरिट ने बैरियर को मजबूत करने के लिए ले लाइन्स की शक्ति का सहारा लिया, लेकिन नतीजा बेहद बुरा निकला। लास्ट फ्लेम और ले लाइन्स आपस में फ्यूज हो गए। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि भाग निकलना भी संभव नहीं था। फेलिसिया ने गंभीर आवाज में पूछा, अगर लास्ट फ्लेम बुझ गई तो क्या होगा? अमिता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अगर अफवाहें सच हैं तो शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर शूत्रा पूरी तरह सन्न रह गया। दुनिया का अंत? ये बात उसकी कल्पना से भी बाहर थी, लेकिन इसके बाद अमिता ने जो कहा उसने शूत्रा को और भी ज्यादा स्तब्ध कर दिया। अमिता ने सीधा उनकी तरफ उंगली करते हुए कहा, तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। और ये सुनकर शूत्रा कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शब्दहीन रह गया। ये सुनते ही कराक आगे बढ़ा और शूत्रा के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अमिता से कहा, दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने साफ कहा कि बदले में अमिता को उनके लिए इक्विपमेंट बनाना होगा। अमिता ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कराक को डांटते हुए कहा, तुम्हें समझ भी है कि स्थिति कितनी गंभीर है? ये एक अभूतपूर्व संकट है। लास्ट फ्लेम बुझ सकती है। लेकिन कराक ने बस कंधे उचकाए। हो सकता है बुझ जाए और हो सकता है कुछ भी ना हो। फिर उसने सीधे कहा, वैसे भी जान तो हमारी भी जोखिम में पड़ेगी, इसलिए सोच समझकर जवाब दो। अमिता गुस्से से जल उठा, लेकिन आखिर में उसके पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने वादा किया कि वो उन सब के लिए इक्विपमेंट बनाएगा। फिर उसने कहा, मेरे पीछे आओ। कराक ने तुरंत याद दिलाया, अपना वादा मत भूलना। तभी ग्रीनविंड भी बोल पड़ी, और मेरा वाला भी मत भूलना। अगले दिन शूत्रा ने उन तीनों को सारी बात समझाई जो पिछली घटनाओं के दौरान बेहोश थे।
कैटलिन और सियर दोनों ये सुनकर डर गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैडनेस स्पिरिट के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि स्थिति अब उस समय से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी जब उसने कराक को भेजा था। शुत्रा ने रॉबिन को वापस बेस भेजने का फैसला किया। उसका मिशन था लियांथ्रोप्स को मौजूदा हालात की जानकारी देना और रीइंफोर्समेंट्स की मांग करना। इसके बाद सभी लोग एक घेरा बनाकर बैठ गए और जल्दी से एक रणनीतिक चर्चा शुरू हुई। अमिता ने समझाना शुरू किया, दुश्मन के हमले को दो मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण, मैडनेस स्पिरिट के प्रभाव में आए हुए मॉन्स्टर्स और जंगली जानवर बैरियर पर लगातार हमला करते हैं। जैसा सुनने में लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं, बस लगातार बलपूर्वक हमले। उनका मकसद सिर्फ बैरियर को कमजोर करना होता है। फिर अमिता ने एक और समस्या बताई। लायंथ्रोप्स के अंदर स्वभाव से ही काफी जंगली उग्रता छिपी होती है। इसी वजह से वे मैडनेस स्पिरिट के प्रलोभन का आसानी से शिकार बन जाते हैं। इसलिए उसके खिलाफ कोई काउंटर मेजर तैयार करना जरूरी होगा। ये सुनकर ढिलैया ने सिर हिलाया। समझ गई। अमिता ने फिर दूसरा चरण समझाया। दूसरा चरण तब शुरू होता है जब बैरियर पर्याप्त कमजोर हो जाता है। उसी समय एक व्हाइट जाइंट प्रकट होता है और वो बैरियर को नष्ट कर देता है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है। वो तब बनता है जब कई पागल गार्डियन स्पिरिट आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। अमिता ने आगे कहा, और उसके ऊपर पर्पल डेथ एनर्जी से ढके हुए लोग भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी स्थिति कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अमिता की योजना थी कि वो जानबूझकर बैरियर में एक छेद खोलेगा और पहली लहर के हमलावरों को एक ही जगह पर आने के लिए मजबूर करेगा। फिर शुत्रा और बाकी लोग उसी जगह पर उन्हें खत्म कर देंगे। अगर वे उस चरण को रोक लेते जिसमें बैरियर कमजोर होता है, तो व्हाइट जाइंट उसे तोड़ नहीं पाएगा। अमिता ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा था। आखिर कई दिनों से वो बैरियर के बार बार टूटने के दौरान व्हाइट जाइंट की ताकत का अंदाजा लगाता आ रहा था। उसने आगे कहा, अगर सुबह होने तक बैरियर बचा रहा तो दुश्मन पीछे हट जाएगा। फिर दिन में हम कमजोर हिस्सों की मरम्मत करेंगे और रात को यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। वो अभी समझा ही रहा था कि अगर हम 2 दिन तक टिक गए तो जीत हमारी होगी। तभी अचानक कैटलिन ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम कितने प्यारे हो। अमिता तुरंत अकड़ गया। पास खड़े कराक ने झुककर धीरे से शुत्रा के कान में कहा, मुझे लगता है किसी वजह से इसे ये अच्छा लग रहा है। ये सुनकर शुत्रा को शक होने लगा कि शायद अमिता की कमजोरी खूबसूरत महिलाएं हैं। तभी फिलिसिया ने पूछा, जो 2 दिन वाली योजना है, क्या उसमें रीइंफोर्समेंट्स के आने का भी हिसाब शामिल है? अमिता ने सिर हिलाया, नहीं। फिर उसने कहा कि वो दूसरों पर निर्भर रहने वालों में से नहीं है। इसके बाद उसने अपना असली ट्रम्प कार्ड बताया। उसने खुलासा किया कि लास्ट फ्लेम का कोर दरअसल एक वेपन था जिसे उसने खुद बनाया था और इस समय वो चार्ज हो रहा था। जैसे ही चार्जिंग पूरी हो जाएगी, वे उस वेपन का इस्तेमाल करके व्हाइट जायंट को हरा सकेंगे। उस रात सभी ऑल्टर की ओर चढ़ गए। कराक ने अमिता द्वारा बनाई गई एक्स को हाथ में लिया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बोला, मैं सच में इसे इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकता। उधर डैफ्नी ने डिलेसी और कैटलिन को कुछ हेडबैंड्स दिए। उसने बताया कि जब तक वे उन्हें पहने रहेंगी, मैडनेस स्पिरिट का प्रभाव उनसे दूर रहेगा। तभी अचानक पूरे जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। आसपास की झाड़ियां हिलने लगीं, पत्तों में सरसराहट फैल गई। शुत्रा तुरंत समझ गया, वे आ गए थे। अंधेरे के भीतर से मॉन्स्टर्स का एक विशाल झुंड निकलकर सामने आने लगा। शुत्रा ने तुरंत आदेश दिया, सब अपनी अपनी जगह पर डटे रहो। एक भी मॉन्स्टर बैरिकेड के पार नहीं जाना चाहिए। फिलहाल उनका लक्ष्य बस एक था, 2 दिन तक टिके रहना। उसी समय कहीं दूर एक अजीब बैंगनी आर्टिफैक्ट सक्रिय हो उठा। उसके घूमते हुए रिंग्स एक एक करके अपनी जगह पर लॉक होने लगे और उसके केंद्र में जड़ा हुआ चमकीला क्रिस्टल अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठा। अचानक उस आर्टिफैक्ट से रहस्यमयी शक्ति की एक जबरदस्त लहर निकल पड़ी। उसी समय फेलिसिया हवा में मंडरा रही थी। उसने आसमान की ओर अपना स्टाफ उठाया और ऊपर से बैंगनी बिजली, पर्पल लाइटनिंग को नीचे बुलाया। अगले ही पल बिजली की वो विशाल लपट जमीन पर गिरी। भयंकर ऊर्जा के विस्फोट के साथ आसपास की हर चीज उड़ गई। हमले के बाद फेलिसिया ने अपना स्टाफ नीचे किया और राहत की एक छोटी सी सांस ली। उसके चारों ओर अभी भी बैंगनी चिंगारियां चमक रही थीं। अमिता उसे देखते हुए बोला, जब तुम सच में सभी चीजों की शक्ति को समझने लगोगी, तब उस स्टाफ का इस्तेमाल करना जिसे मैंने तुम्हें उधार दिया है। उसके बाद तुम अभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली मैजिक इस्तेमाल कर पाओगी। फेलिसिया ने ध्यान केंद्रित किया। उसका स्टाफ सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फिर उसने आग की एक विशाल लहर छोड़ दी।
अगले ही पल मॉन्स्टर्स आग में पूरी तरह समा गए। एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसकी लपटें आसमान तक जा पहुंची। ये देखकर शुद्रा ने उसकी तारीफ की। बहुत बढ़िया। इसके बाद वो और कैटलिन आगे की ओर दौड़ पड़े। अब लड़ाई का अगला हिस्सा उनके हाथ में था। शुद्रा ने फेस्ट ऑफ एक्सप्लोजन सक्रिय कर दिया। वो मॉन्स्टर्स के बीच घुस गया और लगातार उन्हें उड़ाने लगा। कैटलिन भी उसके साथ लड़ रही थी। वो अपने मुक्कों से मॉन्स्टर्स को कुचलती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी एक मॉन्स्टर चुपके से उसके पीछे पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय सेयर ने अपना रूप बदल लिया और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर दिया। उधर कराक भी युद्ध में कूद पड़ा। वो ऊपर से उल्का पिंड की तरह नीचे आया। जमीन से टकराते ही सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। चारों तरफ मिट्टी और पत्थर उड़ने लगे। कराक हंसते हुए बोला, उस रैकून ने जो हथियार हमें दिए हैं वे मजाक नहीं हैं। पीछे खड़े अमीता और डैफ्नी पूरी लड़ाई देख रहे थे। अमीता ने कहा, अब बुरा नहीं कर रहे हैं। फिर उसे याद आया कि उस राजकुमार का नाम शुत्रा था। उसकी नजर शुत्रा के इक्विपमेंट पर गई। उसे महसूस हुआ कि शुत्रा का इक्विपमेंट अभी भी अधूरा था और उसमें काफी सुधार की जरूरत थी। हालांकि फिलहाल वो बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। सबसे पहले उन्हें इस लड़ाई से जिंदा निकलना था। लेकिन उसी क्षण अमीता ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर वे बच गए तो वो शुत्रा के लिए कम से कम एक इक्विपमेंट जरूर बनाएगा। तभी अचानक अमीता जोर से चिल्लाया, व्हाइट जायंट आने वाला है, सब लोग तुरंत बैरियर के अंदर वापस जाओ। शुत्रा ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया, और सभी लोग तेजी से वापस दौड़ पड़े। बैरियर धीरे धीरे बंद होने लगा। सौभाग्य से सभी समय रहते उसके अंदर पहुंच गए। अगले ही पल सफेद रोशनी की एक विशाल किरण आसमान की ओर फूट पड़ी। वो सीधे ऊपर मौजूद चमकते हुए नीले चांद से जा मिली और दोनों के बीच भयानक ऊर्जा उफान मारने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और धरती किसी विशाल शक्ति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए हों। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। फिर आखिरकार व्हाइट जायंट प्रकट हो गया। ये पहली बार था जब वे उसे अपनी आंखों से देख रहे थे और उसे सामने देखकर सबको एहसास हुआ कि वो सचमुच कितना विशाल था। वो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। अगले ही पल उसने अपना मुक्का उठाया और बैरियर पर दे मारा। कराक का चेहरा बदल गया। उस विशालकाय शरीर को देखकर ही उस पर दबाव महसूस हो रहा था। उसे यकीन था कि ऐसा एक ही मुक्का किसी इंसान को आसानी से मार सकता है। लेकिन अमिता ने कहा, चिंता मत करो, ये बैरियर कभी नहीं टूटेगा। हमें बस इंतजार करना है जब तक ये गायब नहीं हो जाता। व्हाइट जायंट लगातार बैरियर पर मुक्के बरसाता रहा। सब लोग ध्यान से उसे देख रहे थे। लेकिन तभी शुत्रा की भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ गलत लग रहा था। फिलिसिया ने पूछा, क्या हुआ? शुत्रा ने जवाब दिया, ये कल जैसा नहीं है। फिलिसिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शुत्रा ने व्हाइट जायंट की ओर इशारा किया। कल इसके शरीर के आसपास वो नीली ओरा नहीं थी और इसके हमले भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। तभी सबकी आंखें फैल गईं। बैरियर पर दरारें पड़ने लगी थीं। अमिता का चेहरा सफेद पड़ गया। असंभव। फिर उसे अचानक कुछ समझ आया। ये डेथ पावर है, इसी वजह से इसकी ताकत बढ़ रही है। अगले ही पल पूरा बैरियर टूटकर बिखर गया। सब लोग हट जाओ, शुत्रा जोर से चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। व्हाइट जायंट का मुक्का सीधे उसकी ओर आ रहा था। मुक्का सीधे शुत्रा से टकराया। भयानक ताकत के साथ वो हवा में उछल गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। शुत्रा! कराक और फिलिसिया घबराकर उसका नाम पुकार उठे। शुत्रा दर्द से करा उठा। उसे अच्छी तरह पता था कि स्थिति कितनी खराब है। अगर उसे ऐसा एक और वार लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी कराक ने आसमान की ओर इशारा किया। वो देखो। सब ने ऊपर देखा। आसमान में एक जहाज तैर रहा था, एक फ्लाइंग सेलिंग शिप। उसे देखते ही शुत्रा के दिमाग में तुरंत एक व्यक्ति का ख्याल आया। आसमानों में यात्रा करने वाला एकमात्र कप्तान, वो डार्क एल्फ जिसकी तलवार स्वर्ग तक को चीर सकती थी। फिलिसिया का चेहरा अचानक चमक उठा। उसने तुरंत उसे पहचान लिया। भैया, वो था उसका बड़ा भाई, 5वां राजकुमार सिल्वन डूमब्लेड। सिल्वन ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, चार्ज करो। अगले ही पल फ्लाइंग शिप सीधे व्हाइट जायंट की तरफ टूट पड़ा। धड़ाम! जहाज ने व्हाइट जायंट को पूरी ताकत से टक्कर मार दी। व्हाइट जायंट लड़खड़ा गया। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया था। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। फ्लाइंग शिप उसके शरीर को चीरता हुआ उसकी पीठ से अंदर घुस गया और उसके विशाल शरीर को आर पार करते हुए दूसरी तरफ निकल गया। ये देखकर फिलिसिया भी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वन इस समय यहां दिखाई देगा। कुछ देर बाद जहाज उनके पास आकर उतर गया। उसी समय शुत्रा ने कुछ अजीब देखा।
व्हाइट जायंट का शरीर टूटने लगा था। उसके टुकड़े नीचे गिर रहे थे, लेकिन वे सामान्य टुकड़े नहीं थे, वे किसी तरल पदार्थ की तरह थे। और फिर वे दोबारा ऊपर उठने लगे। धीरे धीरे वे किसी नई चीज का आकार लेने लगे। ये देखकर अमिता का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, उनमें से हर एक गार्डियन स्पिरिट। वे पागल हो चुके थे और पूरी तरह पतन की ओर गिर चुके थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि कभी वे सभी नेचुरल स्पिरिट्स थे। अमिता ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है, आखिरकार हम यहां तक पहुंच ही गए। शुत्रा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि इल्यूजन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आसमान में चांद भी वापस अपने सामान्य रूप में आ गया था। उधर व्हाइट जायंट का शरीर टूटने लगा। धीरे धीरे वो उन अलग अलग गार्डियन स्पिरिट्स में बिखर गया जिनसे वो बना था। ये देखकर अमिता हैरान रह गया। उस हमले के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तभी सभी को उसके भीतर से एक और ऊर्जा महसूस हुई। अगले ही पल वे गार्डियन स्पिरिट्स बैंगनी ऊर्जा में लिपट गए। पर्पल एनर्जी ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। ये देखकर शुत्रा का चेहरा गमगीर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पर्पल एनर्जी आखिर है क्या, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ वो शक्ति शुरू से अपनी असली ताकत छिपाए हुए थी, मानो वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। उसने सारी तैयारी पहले से कर रखी थी। फेलिसिया ने तुरंत आदेश दिया, डेफ्नी, अमिता को लेकर फॉरेस्ट टेम्पल जाओ। शुत्रा भी तुरंत गरजा, सब लोग लड़ाई की तैयारी करो। अब सब समझ चुके थे, राउंड 2 शुरू हो चुका था और अगले ही पल सभी दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उन गार्डियन स्पिरिट्स में से एक बिल्कुल नहीं हिला। वो बस खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे देखकर कैटलिन और शुत्रा दोनों को एक जैसा एहसास हुआ। वो बाकी सबका लीडर लग रहा था। कैटलिन ने कहा, मैं आगे जाकर देखती हूं, लेकिन शुत्रा ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा, इसे हम दोनों मिलकर एक ही बार में खत्म करते हैं। ये कहकर उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कैटलिन कुछ पल उसे देखती रही। उसे महसूस हुआ कि शुत्रा पहले से काफी ज्यादा भरोसेमंद और वीर लगने लगा था। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, उसके शरीर से ऑरा फूट पड़ी। दूसरी तरफ गार्जियन स्पिरिट का लीडर उन्हें ध्यान से देख रहा था। शुत्रा और कैटलिन दोनों पूरी तरह तैयार थे। अगले ही पल दोनों एक साथ आगे बढ़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि लीडर भी चौंक गया। फिर दोनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। लीडर पीछे की ओर झटका खा गया। ये देखकर बाकी गार्जियन स्पिरिट्स भी उनकी तरफ दौड़ पड़े। तभी कैटलिन ने शुत्रा से कहा, लीडर को मैं संभालती हूं, तुम पर्पल स्पिरिट गार्जियंस को रोक लो। शुत्रा ने पूछा, क्या तुम इसे अकेले संभाल लोगी? कैटलिन आत्मविश्वास से मुस्कुराई, चिंता मत करो, हम दोनों ने अभी ऑरा सर्कुलेशन की है, अब मैं ऑरा डिवाइन फिस्ट स्ट्राइक इस्तेमाल कर सकती हूं। यह कहकर उसने अपना मुक्का सीधा लीडर पर दे मारा। हमला जोरदार था। कैटलिन को पूरा विश्वास था कि वो इसे अकेले हरा सकती है, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। गार्जियन स्पिरिट ने अचानक अपना एक अंग बढ़ाया और उसे कैटलिन की बांह के चारों ओर लपेट दिया। कैटलिन एक पल के लिए चौंक गई। उसी मौके का फायदा उठाकर गार्डियन स्पिरिट ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर शुत्रा का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया, लेकिन तभी एक भालू जैसा गार्डियन स्पिरिट उस पर झपट पड़ा। शुत्रा ने उसका हमला रोक लिया, मगर अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था। वो झल्लाकर चिल्लाया, यार मुझसे चिपकना बंद करो और दफा हो जाओ। अगले ही पल उसने अपनी शील्ड फेंक दी। शील्ड घूमती हुई कई गार्डियन स्पिरिट्स के बीच से निकली और उन्हें काटते हुए आगे बढ़ गई। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसका लेवल बढ़ गया है। अब वो लेवल 25 पर पहुंच चुका था और लेवल 25 पर पहुंचते ही कुछ हिडन स्किल्स अनलॉक हो गए। उसे नया स्किल मिला, स्पेशल अल्टीमेट मूव कंट्रोल LV.1। साथ ही उसे इनकिडू की अर्थक्वेकर अवेकनिंग स्किल भी मिल गई, डिस्ट्रक्शन बर्स्ट। और इसके अलावा एंकल की व्हाइट सूरी अवेकनिंग स्किल एब्सोल्यूट डोमेन भी अनलॉक हो गई। शुत्रा की आंखों में चमक आ गई। इसका मतलब था कि अब इन दुश्मनों का खेल खत्म था। उसने तुरंत व्हाइट सूरी का स्पेशल अल्टीमेट मूव सक्रिय कर दिया। उसी समय कई गार्डियन स्पिरिट्स उसे चारों तरफ से घेरकर एक साथ उसकी ओर टूट पड़े, लेकिन शुत्रा ने शांत भाव से कहा, एब्सोल्यूट डोमेन। अगले ही पल हरी धुंध पूरे इलाके में फैल गई और फिर वो धुंध एक विशाल बवंडर जैसी बन गई। सभी गार्डियन स्पिरिट्स उसमें खिंचने लगे। शुत्रा खुद भी व्हाइट सूरी की अवेकनिंग स्किल देकर हैरान था। ये उसका पहली बार इस्तेमाल था। फिर भी किसी कारण उसे तुरंत समझ आ गया कि यह स्किल कैसे काम करती है, क्योंकि उस पर पूरा क्षेत्र उसका टेरिटरी बन चुका था। गार्डियन स्पिरिट्स हवा में उछल गए। उनकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। शुत्रा चाहता था कि उनमें से एक भी जिंदा न बची। एक गार्डियन स्पिरिट ने बवंडर के खिंचाव का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शुत्रा ने बैटलफील्ड के बीचों बीच और भी शक्तिशाली टॉर्नेडो पैदा कर दिया। उसकी शक्ति पूरे मैदान में फैल गई। कुछ ही पलों में गार्डियन स्पिरिट्स इधर उधर उछाले जाने लगे, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने की कीमत भी थी। अटैक खत्म होने के बाद शुत्रा अभी भी खड़ा था, मगर कुछ ही सेकंड बाद उसके घुटने जवाब दे गए। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से दर्द भरी करहा निकल गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ऑरा कंजम्पशन इतना भयानक होगा। उसकी लगभग सारी ऑरा खत्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह खाली हो गया था। शुत्रा ने मुश्किल से सिर उठाकर सामने देखा।
और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक गार्डियन स्पिरिट अभी भी खड़ा था। वो बुरी तरह घायल था। उसके शरीर से करहाने जैसी आवाज निकल रही थी, फिर भी वो जिंदा था। शुत्रा अविश्वास से उसे घूरने लगा। इतना सब झेलने के बाद भी ये जिंदा है? तभी गार्डियन स्पिरिट ने अपने अंगों को अलग अलग फैलाया। वे धीरे धीरे तेज धार वाले ब्लेड जैसे रूप में बदलने लगे। शुत्रा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उसकी ऑरा लगभग समाप्त हो चुकी थी। गार्डियन स्पिरिट हमला करने ही वाला था। अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धुएं का गुबार गार्डियन स्पिरिट लीडर की तरफ जा टकराया। शुत्रा ने हैरानी से ऊपर देखा। वहां केटलिन खड़ी थी। वो अभी भी लड़ रही थी। केटलिन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरी ऑरा ले लो। ये कहते हुए वो खुद भी थोड़ी हैरान लग रही थी, मानो उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर पाएगी। लेकिन केटलिन ने उसे जल्दी करने को कहा। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। शुत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ जुड़े, उन दोनों की ऑरा आसमान की ओर उफान मारने लगी। शुत्रा साफ महसूस कर सकता था कि केटलिन की शक्ति उसके अंदर बह रही है। धीरे धीरे उसकी खोई हुई ऑरा वापस आने लगी। उसके शरीर में फिर से ताकत लौट रही थी। उसी समय गार्डियन स्पिरिट उनकी ओर दौड़ा। उसके ब्लेड जैसे अंग आगे की ओर वार करने लगे। शुत्रा ने तुरंत केटलिन को पकड़ा और पीछे की ओर छलांग लगा दी। हमला बस बाल बाल उनसे चूक गया। शुत्रा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास पर्याप्त ऑरा थी, इतनी कि वो इस लड़ाई का अंत कर सके। गार्डियन स्पिरिट फिर उसकी तरफ झपटा, लेकिन इस बार शुत्रा तैयार था। उसने अपना मुक्का पीछे खींचा। उसकी पूरी बाह में शक्ति उमड़ने लगी। फिर उसने अर्थक्वेकर का स्पेशल अल्टीमेट मूव सक्रिय किया, डिस्ट्रक्शन बर्स्ट। अगले ही पल उसका मुक्का गार्डियन स्पिरिट के शरीर को आर पार चीरता हुआ निकल गया। उसकी ऑरा सीधे गार्डियन स्पिरिट के अंदर घुस गई और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। शुत्रा हांफने लगा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा, लेकिन हमला सफल रहा था। गार्डियन स्पिरिट का पूरा शरीर राख में बदल गया। जमीन पर एक जली हुई लंबी लकीर बन गई, जहां से विस्फोट की शक्ति गुजरी थी। कैटलिन ने हैरानी से पूछा, ये कौन सी टेक्निक थी? लेकिन शुत्रा जवाब नहीं दे पाया। उसकी बची हुई ताकत भी खत्म हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शुत्रा, फेलिसिया और कराक दोनों घबरा गए। लेकिन तभी एक हिरन जैसा गार्डियन स्पिरिट अचानक उसकी तरफ छलांग लगाकर आया। फेलिसिया ने उसे देख लिया। वो घबराकर चिल्लाई, सावधान! लेकिन हमला शुत्रा तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। एक और आकृति बीच में आ गई थी। वो था सिल्वन डूम ब्लेड। उसने हमला रोक दिया। फेलिसिया ये देखकर दंग रह गई। सिल्वन ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, सबको खत्म कर दो। आदेश मिलते ही जहाज के नाविक बड़ी संख्या में बाहर निकल आए और बाकी बचे गार्डियन स्पिरिट्स पर टूट पड़े। कई घंटे बाद सुबह की एक किरण शुत्रा के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। वो उठकर बैठ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो फिर से बेहोश हो गया था। कुछ पल बाद उसने मन ही मन सोचा, अब तो उसे इसकी आदत पड़ती जा रही थी। वो कमरे से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, फेलिसिया और कैटलिन तुरंत उसकी तरफ दौड़ कर आईं। दोनों ने लगभग एक साथ पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? फेलिसिया ने उसे थोड़ा नाराज होकर देखा। तुम्हें और आराम करना चाहिए था, इतनी जल्दी उठ क्यों गए? शुत्रा हल्का सा मुस्कुराया, मैं ठीक हूं। फिर उसने कैटलिन की तरफ देखा, तुम कैसी हो? कैटलिन ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसी समय सिल्वन भी उनकी तरफ बढ़ा। उसे पता चल गया था कि शुत्रा जाग चुका है। शुत्रा ने उसकी ओर देखा। फेलिसिया ने कहा, तुम्हें मेरे जुड़वा भाई से ठीक से मिलना चाहिए। सिल्वन ने सीना चौड़ा किया और बड़े नाटकीय अंदाज में अपना परिचय दिया, मैं हूं सिल्वन डूम ब्लेड, आसमानों में यात्रा करने वाला स्काई प्रिंस, वो व्यक्ति जो स्वर्गीय हवाओं पर जहाज चलाता है। फिर उसने बिल्कुल बिना शर्म के आगे कहा, और हां, कल रात तुम्हारी जान बचाने वाला महान उपकारी भी मैं ही हूं। शुत्रा कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि सिल्वन ने खुद को इतनी खुली बेशर्मी से उपकारी यानी बेनिफैक्टर घोषित कर दिया था।